अगले दिन नाश्ते के बाद चरण हथियार अनुसंधान विभाग जाने की तैयारी करने लगा। डू यानलिन की कल शादी थी और चरण ने सभी से पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है। ओल्ड मास्टर डू और बाकी सभी ने कहा कि शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चरण को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उसे हथियार अनुसंधान विभाग में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। चरण खुद जियांग जिनचैंग द्वारा कल बताए गए हथियार परीक्षण में बहुत रुचि रखता था, इसलिए वह सुबह 8 बजे से पहले शोध समूह में पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले जियांग जिनचैंग द्वारा कल दी गई सामग्री की समीक्षा की। जियांग जिनचैंग ने चरण को जो डेटा दिया था वह उनकी वर्तमान शोध परियोजना थी, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की रिवर्स इंजीनियरिंग। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एक उन्नत परिवहन हेलीकॉप्टर है जिसे विदेश से लाया गया है, मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा पठारी चौकियों के लिए कठिन रसद की समस्या को हल करने के लिए। इस हेलीकॉप्टर में कई उन्नत तकनीकें हैं जिन पर अभी तक घरेलू स्तर पर महारत हासिल नहीं हुई है, जिससे इसे स्वतंत्र रूप से विकसित और निर्मित करना असंभव है। चरण ने अपने सामने मौजूद डेटा को देखा और गहरी सोच में डूब गया। उनके पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बनाने की विस्तृत निर्माण प्रक्रिया और मुख्य तकनीक थी। जब तक वह हथियार अनुसंधान विभाग को मुख्य निर्माण तकनीक का खुलासा करने का कोई तरीका खोज सकते हैं, चीन भविष्य में इस स्तर के हेलीकॉप्टर का स्वतंत्र रूप से उत्पादन करने में सक्षम होगा। अरे चरण, आप आज इतनी सुबह यहाँ हैं? जियांग जिनचैंग अंदर आया, देखा कि चरण चुपचाप डेटा पढ़ रहा है और उसे कंधे पर थपथपाया। गुड मॉर्निंग टीम लीडर जियांग। चरण ने अपने हाथ में डेटा नीचे रख दिया और जियांग जिनचैंग को बधाई देने के लिए ऊपर देखा। इस डेटा के साथ अपना समय लें, जल्दी मत करो, हम थोड़ी देर में एक साथ हथियार परीक्षण देखने जाएंगे। जियांग जिनचैंग ने अपने काम के कपड़े पहने और मुस्कुराते हुए चरण से कहा। ठीक है टीम लीडर जियांग, वैसे मैंने पहले ही ये दस्तावेज पढ़ लिया है, मैंने इसे शुरू से अंत तक पढ़ा। चरण ने उसे अपने सफ़ेद दांत दिखाए। मैं टीम लीडर जियांग को बताना भूल गया, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, मेरी याददाश्त अविश्वसनीय रूप से अच्छी है। जियांग जिनचैंग, वह थोड़ा अवाक था और केवल चरण के हाथ से डेटा ले सका और उसे दराज में रख सका। ठीक है, चलो परीक्षण विभाग में चलते हैं। जियांग जिनचैंग ने चरण को परीक्षण विभाग की ओर ले जाया। परीक्षण विभाग में पहुंचने पर कर्मचारी पहले से ही जगह पर थे और जियांग जिनचैंग को देखते ही उनका स्वागत किया। जियांग जिनचैंग के पीछे पीछे चल रहे चरण ने भी परीक्षण विभाग के कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। आज जिस हथियार का परीक्षण किया जा रहा है वह टाइप 82-2 हैंडलेस ग्रेनेड है। इस ग्रेनेड का विकास 4 साल से चल रहा था और इसे इस साल ही अंतिम रूप दिया गया है। जियांग जिनचैंग ने चरण का परिचय कराया। जब चरण ने उसे इस हथियार का उल्लेख करते सुना तो उसने जल्दी से यूजियान बुक स्टोर में प्रासंगिक जानकारी खोजी। टाइप 82 ऑल प्लास्टिक हैंडललेस ग्रेनेड, जिसे टाइप 86 ग्रेनेड भी कहा जाता है, में 2 भाग होते हैं, फ्यूज और बॉडी। जियांग जिनचैंग ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि चरण को यह हथियार दिखाने के कुछ ही मिनटों बाद चरण को इस ग्रेनेड के निर्माण की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। जियांग जिनचैंग के पीछे पीछे दोनों ने सुरक्षात्मक सूट पहने और कर्मचारियों के साथ परीक्षण स्थल की ओर चल पड़े। फेंकने वाला खुले मैदान के बीचों बीच खड़ा था, पूरी तरह से हथियारों से लैस परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार। कई शोधकर्ता किसी भी समय परीक्षण की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए तैयार थे। शुरू करो, जियांग जिनचैंग ने कहा। उसकी आवाज़ वॉकी टॉकी के जरिए फेंकने वाले के कान तक पहुंची। अगले ही पल फेंकने वाले ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हाथ से ग्रेनेड को पकड़ा, दूसरे हाथ से सेफ्टी पिन निकाला और फिर उसे जोर से निर्दिष्ट स्थान की ओर फेंक दिया। ग्रेनेड ने हवा में एक सटीक परवलय बनाया और पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ के अनुसार लक्ष्य क्षेत्र की ओर गिरा। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और लक्ष्य के आसपास का क्षेत्र घने धुएं से भर गया। जब धुआं छटा तो सभी ने ग्रेनेड के लक्ष्य स्थान पर एक विशाल गड्ढा देखा। 6 मीटर के दायरे में मौजूद सभी पुतले टुकड़े टुकड़े हो गए और कोई भी नहीं बचा। इसकी शक्ति वाकई अद्भुत थी। चरण, जो पहली बार इस तरह का हथियार परीक्षण देख रहा था, भी बहुत उत्साहित था। आसपास मौजूद शोधकर्ताओं ने तुरंत जानकारी दर्ज कर ली। परीक्षण तब तक जारी रहे जब तक इसकी स्थिरता और अन्य प्रायोगिक आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो गई। ये कैसा है? 4 साल के शोध के बाद इस ग्रेनेड ने अब अपने डिज़ाइन को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि इसकी तुलना विदेशी M26A2 और L2A2 से नहीं की जा सकती, लेकिन यह मूलतः MDN61 ग्रेनेड के समान ही है। जियांग जिनचैंग के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। मैंने सुना है कि विदेशी देशों ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज ग्रेनेड विकसित कर लिए हैं। हमें अभी भी कड़ी मेहनत करते रहना होगा। शक्ति अपार है, चरण ने कहा। उसने मन ही मन सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज ग्रेनेड बनाने की तकनीक यूजियान बुक स्टोर में भी उपलब्ध है। हालांकि घरेलू वैज्ञानिक और तकनीकी उद्योग के वर्तमान स्तर को देखते हुए इनका उत्पादन करना बहुत मुश्किल होगा। चलो वापस चलते हैं और S-70 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर शोध करते हैं। जियांग जिनचैंग ने चरण के कंधे पर थपथपाया और कहा।
चरण ने फिर से परीक्षण स्थल की ओर देखा और जियांग जिनचेंग के पीछे पीछे चला गया। दोनों अनुसंधान प्रयोगशाला में लौट आए, जहां जियांग जिनचेंग ने सभी को एक बैठक के लिए बुलाया। सभी को आपको वितरित की गई सामग्री पढ़नी चाहिए थी। जियांग जिनचेंग ने सबका ध्यान खींचने के लिए मेज थपथपाई, फिर आगे बोले, S-70 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में बढ़े हुए थ्रस्ट वाला T-700 के इंजन लगा है, जिसकी इंजन पावर 10% ज़्यादा है। दूसरी बात, यह विदेशों में उपलब्ध सबसे उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम से लैस है, जो पठारी क्षेत्रों में जटिल भूभाग, वातावरण और मौसम की स्थिति को संभालने में सक्षम है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 9 टन तक पहुंचता है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के फायदे बताने के बाद जियांग जिनचेंग ने भीड़ से कहना जारी रखा, हमें इस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का अध्ययन और रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और फिर उसी के आधार पर इसे बेहतर बनाना है, ताकि हम अपने देश में ही हेलीकॉप्टर बना सकें। अन्य शोधकर्ताओं ने दृढ़ निश्चय दिखाया। सभी ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है बॉस। टीम लीडर जियांग, चिंता न करें, हम इस हेलीकॉप्टर को बहुत जल्दी पूरी तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करने में ज़रूर सक्षम होंगे। ठीक है चेन हाओ, इंजन पर शोध की जिम्मेदारी आपकी है। ली हुईपिंग, आप एवियोनिक्स सिस्टम पर शोध के लिए जिम्मेदार हैं। जियांग जिनचेंग ने सभी को शोध कार्य सौंपे। जी हाँ टीम लीडर, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, अपने सामने डेटा रख दिया और जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर चले गए। जब मीटिंग रूम में केवल चरण और जियांग जिनचेंग ही बचे थे, तो जियांग जिनचेंग ने चरण से पूछा, चरण, आपने कहा था कि आपने S-70 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सारा डेटा पढ़ लिया है। मुझे अपने विचार बताइए। चरण जानता था कि जियांग जिनचेंग उसकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। यह हेलीकॉप्टर एक उन्नत दोहरे इंजन डिज़ाइन को अपनाता है, जहां प्रत्येक इंजन स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, जिससे विमान की स्थिरता और विश्वसनीयता में काफ़ी सुधार होता है। उच्च शक्ति वाले टर्बोशाफ्ट इंजनों के साथ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर विभिन्न कठोर मौसम और जटिल वातावरणों के अनुकूल ढल सकता है। इस विमान के डिज़ाइन में वास्तव में कोई स्पष्ट डिज़ाइन दोष नहीं है। अगर इसे सफलतापूर्वक रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है, तो ये भविष्य में हमारी सीमाओं की रक्षा, रसद परिवहन और भारी हथियारों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। चरण ने जियांग जिनचेंग की आंखों में गौर से देखा और कहा, टीम लीडर जियांग, मैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की रिवर्स इंजीनियरिंग के शोध कार्य में भाग लेना चाहता हूं। चरण की बातें सुनकर जियांग जिनचेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चरण ने वास्तव में उस दस्तावेज को पढ़कर उसे याद कर लिया होगा। उन्होंने चरण की ओर देखा और कहा, आमतौर पर आपके जैसे नए व्यक्ति इस तरह के शोध में भाग लेने के योग्य नहीं होते, लेकिन चीफ डू के सम्मान में मैं व्यक्तिगत रूप से आपको शोध में मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूं। चरण, आप एक होनहार नवागंतुक हैं। यहाँ के सभी शोधकर्ता आपके वरिष्ठ हैं। मुझे आशा है कि आप विनम्रतापूर्वक सभी से सीख सकते हैं। समझ गया टीम लीडर जियांग, कृपया निश्चिंत रहें। चरण ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए अब प्रोजेक्ट टीम के पास चलते हैं। जियांग जिनचेंग खड़े हुए और चरण को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ले गए। हथियार अनुसंधान विभाग, विभागाध्यक्ष का कार्यालय। लियू जिन्यू ने एक दस्तावेज पकड़ा और तेजी से कार्यालय में चले गए। बूढ़े चेन, इसे देखो। उन्होंने अपने हाथ में दस्तावेज चेन ज़ेयुवान को सौंप दिया। यह क्या है? चेन ज़ेयुवान ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और दस्तावेज को पलटा। G00 एक छोटा यात्री विमान। क्या ये हाइशी औद्योगिक समूह द्वारा विकसित विमान है? चेन ज़ेयुवान ने अपने सामने दस्तावेज को देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यम कब से विमान पर शोध और विकास कर सकते हैं? हाँ, हमारी जांच के अनुसार इस विमान को चरण ने डिज़ाइन और विकसित किया था। डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट और तकनीक सभी उसने झांग जियानन को दिए थे। लियू जिन्यू ने अपने काले फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और चेन ज़ेयुवान को प्राप्त जानकारी बताई। चरण? कौन सा चरण? चेन ज़ेयुवान के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। लियू जिन्यू के भाव थोड़े अजीब थे। उन्होंने कहा, ये वही चरण है जो कल हमारे हथियार अनुसंधान विभाग में आया था। चेन ज़ेयुवान की आंखें भी चौड़ी हो गईं। चरण का स्वतंत्र रूप से एक विमान को डिज़ाइन और विकसित करने में सक्षम होना दर्शाता है कि उसके पास पर्याप्त क्षमता और ताकत है। लेकिन यहाँ आने पर उसने अपनी पहचान सीधे क्यों नहीं बताई? चेन ज़ेयुवान जानता था कि चरण डू परिवार का दामाद है। क्या डू परिवार के सभी सदस्य इतने शांत स्वभाव के थे? उसने अपने हाथ में रखे दस्तावेज पलटे और उसका चेहरा और भी ज्यादा हैरान होता गया। G00 एक छोटे यात्री विमान की स्थिरता, सुरक्षा और सुविधा इतनी उच्च स्तर की है, और साथ ही इस इंजन की शक्ति, निर्माण तकनीक। हे भगवान, क्या हमारे देश के निजी उद्यमों द्वारा विकसित विमान पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुके हैं? चेन ज़ेयुवान ने अविश्वास से बुदबुदाया। इस दस्तावेज के डेटा की पुष्टि हो चुकी है, ये सब सच है। लियू जिन्यू ने अनिच्छा से अपने होंठ सिकोड़े और कुछ ऐसा कहा जिससे चेन ज़ेयुवान और भी हैरान हो गया।
कहा जा रहा है कि हाइशी इंडस्ट्रियल ग्रुप ने पहले ही खबर जारी कर दी है कि वे अगले निजी हेलीकॉप्टरों का उत्पादन शुरू करेंगे और उन्होंने प्री सेल चैनल भी खोल दिए हैं। क्या? ये सुनकर चेन ज़ेयुआन शांत नहीं बैठ सका। वह अचानक अपनी सीट से उठा, अपनी कुर्सी को लात मारकर दूर फेंका और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। चारान के पास इतनी तकनीक है, वह किसी निजी उद्यम के साथ सहयोग क्यों करेगा? उसे हमारे पास आना चाहिए था। अचानक वह रुक गया, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। अब जब वह हथियार अनुसंधान विभाग में आ गया है तो उसे हमारे साथ सहयोग करने के लिए यहाँ आना ही होगा। ओह, मुझे गुमराह करने के लिए ये सब ओल्ड चीफ की गलती है। मैं लगभग चारान को कोई ऐसा समझ बैठा था जो किसी कनेक्शन के जरिए अंदर आया है। चेन ज़ेयुआन ने अपनी जांघ पर थपथपाया, उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। शुक्र है मैंने उसके साथ रूखा व्यवहार नहीं किया, वरना ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषज्ञ को नाराज करना हमारे हथियार अनुसंधान विभाग के लिए सचमुच बहुत बड़ी क्षति होती। तो ओल्ड चेन, अब हमें क्या करना चाहिए? लियू जिन्यू ने उसकी राय पूछी। सोचने दो। चेन ज़ेयुआन का मन तेजी से घूम रहा था, वह खुद से बुदबुदा रहा था। चरण को एक सम्मानित अतिथि की तरह सम्मान देना और उसे सीधे सीधे सब कुछ स्पष्ट कर देना, ये ठीक नहीं लगता। इन प्रतिभाशाली लोगों का स्वभाव बहुत ही सनकी होता है और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनकी जांच करे। हाँ, चेन ज़ेयुआन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से लियू जिन्यू से कहा, चूंकि उसने अपनी पहचान नहीं बताई है, इसलिए हम ऐसे पेश आएंगे जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। हथियार अनुसंधान विभाग में वह जो भी करना चाहे, हम पूरा सहयोग करेंगे। ओल्ड लियू, जियांग जिनचेंग से बात करो और चरण को व्यापक अधिकार दो। वह जिस भी विषय पर शोध करना चाहे, पूरा सहयोग करो। ये सुनकर लियू जिन्यू ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं खुद जाकर ओल्ड जियांग से बात करूंगा। जाओ जाओ। चेन ज़ेयुआन अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। वाह वाह, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषज्ञ चुपचाप उनके हथियार अनुसंधान विभाग में आ गया है। उम्मीद है कि चरण के आने से विभाग में रुकी हुई कई शोध परियोजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगी। तारांकन प्रयोगशाला में जियांग जिनचेंग चरण को घुमा रहा था और शोधकर्ताओं की वर्तमान प्रगति को समझ रहा था। चरण चुपचाप जियांग जिनचेंग के पीछे पीछे चल रहा था और उन सभी कठिनाइयों पर ध्यान दे रहा था जिनका सामना सभी लोग कर रहे थे। इन तकनीकी कर्मचारियों को हताशा में सिर खुजलाते देख चरण को लगा कि बस खड़े होकर देखते रहना असभ्यता होगी। इसलिए उसने कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सुझाव दिए। चरण द्वारा दिए गए सभी निर्देश सही थे और मूलतः अधिकांश शोधकर्ताओं ने उन्हें सुनने के बाद अपनी आंखों में चमक और अपने मन को स्पष्ट महसूस किया। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं को लगा कि चरण बस एक नासमझ युवक है। उन्होंने चरण के सुझावों पर गहराई से विचार नहीं किया, केवल यही सोचा कि वह बकवास कर रहा है और जानबूझकर दिखावा कर रहा है। उनमें से गोंग जिया नाम की एक महिला शोधकर्ता ने चरण के खिलाफ विशेष रूप से कठोर राय रखी। गोंग जिया मूल रूप से जियांग जिनचेंग का दाहिना हाथ था और इससे पहले वह हमेशा जियांग जिनचेंग का अनुसरण करती थी। अब जबकि चरण आ गया था, उसकी जगह ले रहा था और प्रयोगशाला में अहंकार से बात कर रहा था, गोंग जिया के असंतोष को दबाना मुश्किल हो गया था। जब चरण एक बार फिर एक शोधकर्ता का मार्गदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने अचानक चरण से ठंडे स्वर में कहा, चरण, आप शोध विभाग में नए आए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बकवास मत करो। इतने सारे प्रोफेसर और डॉक्टरेट छात्र इन समस्याओं को समझ नहीं पाए, क्या आपका मतलब है कि आप उन सभी को समझते हैं? हालांकि गोंग जिया की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन आसपास के सभी लोगों ने इसे सुना और उनकी निगाहें तुरंत चरण पर पड़ीं। चरण एक अन्य शोधकर्ता से बात कर रहे थे और अचानक उन्हें बीच में ही रोक दिया गया और उन पर आरोप लगाया गया, जिससे वह थोड़ा हतप्रभ रह गए। उन्होंने खुद की ओर इशारा किया और गोंग जिया से कहा, माफ़ कीजिए, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? गोंग जिया खुद को उसकी ओर घूरने से रोक नहीं पाई। तुम मूर्ख क्यों बन रहे हो? चरण, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने बाहर थोड़ा बहुत सीखा है, तुम अनुसंधान विभाग में दिखावा करने आ सकते हो। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक और कठोर प्रयोगशाला है। तुम्हारी लापरवाह टिप्पणियां हमारे शोध में बाधा डाल सकती हैं, हमारी सोच को बाधित कर सकती हैं और हमें बेकार में बहुत समय बर्बाद करने का कारण बन सकती हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कार्यों के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? गोंग जिया का स्वर तीखा और संदेह से भरा था। जियांग जिनचेंग, जो पास में खड़ा था, उसकी बातें सुनकर थोड़ा भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। गोंग जिया के शब्द न केवल कठोर थे बल्कि कुछ हद तक भयावह भी थे। इसके अलावा जियांग जिनचेंग पहले चरण के सुझावों को सुन रहा था और उन्हें बहुत उचित पाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने सुना कि चरण पहले ही बोल चुका है। मिस गोंग जिया, है ना? क्या आपको मेरे द्वारा अभी अभी बताई गई बातों पर कोई आपत्ति है? चरण ने गोंग जिया की आंखों में गौर से देखा, उसका भाव कठोर था। हमेशा कुछ जोकर होते थे जो लोगों को घिनौना बनाने के लिए किसी खास समय पर बाहर निकल आते थे।
चरण कुछ और समय तक हथियार अनुसंधान विभाग में रहना चाहता था, इसलिए ऐसे उछलते कूदते टिड्डों को वह सीधे साफ कर देता था ताकि वे उसके सामने लगातार उछल कूद न करें। गोंगजिया को चरण की अशिष्टता का एहसास हुआ, जिससे वह और भी शर्मिंदा और नाराज हो गई। खैर, वह हथियार अनुसंधान विभाग में एक पुरानी कर्मचारी थी और चरण, जो वहां सिर्फ 2 दिन से ही थी, ने सार्वजनिक रूप से उसका विरोध करने की हिम्मत की। इससे गोंगजिया बहुत नाराज हुई। इस समय उसने चरण को घूरा। उसके स्वर में तीखा उपहास भरा था। हाँ, मेरी तुम्हारे बारे में एक राय है। मुझे लगता है कि हथियार अनुसंधान विभाग में एक नई कर्मचारी के रूप में तुम्हें सभी वरिष्ठों पर इस तरह उंगली उठाने के बजाय विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन लेना चाहिए। सब लोग सिर्फ इसलिए आपका लिहाज कर रहे हैं क्योंकि तुम नई हो और तुम्हारी ज्यादा बदनामी नहीं चाहते, इसलिए अपनी किस्मत को ज्यादा तूल मत दो। चरण के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी नज़र गोंगजिया पर टिकी हुई थी। मिस गोंग, चूंकि आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, तो क्यों न हम एक शर्त लगाएं। अगर मैंने शिक्षकों को जो भी सुझाव और विचार दिए हैं वे आगामी शोध के लिए फायदेमंद रहे, तो आप स्वेच्छा से शोध विभाग से इस्तीफा दे देंगी। कैसा रहेगा? क्या आप मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखती हैं? गोंगजिया को गुस्से का एक झोंका महसूस हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चरण पर उसकी नज़र गुस्से से भरी हुई थी। हे भगवान, इस नए बदमाश की महत्वाकांक्षाएं वाकई छोटी नहीं हैं। वह तो उसे शोध विभाग से ही निकाल देना चाहता है। गुस्से से उसकी छाती जोर से धड़क उठी और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप वाकई इन समस्याओं को सुलझा सकती हैं जो सबको परेशान कर रही हैं। आप तो अभी नौसिखिया हैं। आपको क्या लगता है कि आप ऐसा कर सकती हैं? चरण, गोंगजिया, शांत हो जाओ। जियांग जिनचैंग ने यह दृश्य बगल से देखा, एक असहाय भाव दिखाया और जल्दी से बीच बचाव करने की कोशिश की। गोंगजिया, तुम इतने लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हो, एक नए व्यक्ति के लिए चीजें क्यों मुश्किल बना रहे हो? आज वास्तव में तुम ही थे जिन्होंने परेशानी शुरू की थी। क्या तुम चरण से माफी मांगते हो? तुम दोनों हाथ मिलाते हो और सुलह कर लेते हो और यह मामला खत्म हो जाएगा। कोई भी शर्त या दांव भी रद्द हो जाएगा। टीम लीडर जियांग। गोंगजिया को लगा कि जियांग जिनचैंग का हर शब्द चरण के बचाव में था, जिससे वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। उसका चेहरा गुस्से से हल्का हरा हो गया। मैं उसके साथ शर्त लगाना चाहती हूँ। ये चरण ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह हमारे सिर पर सवार हो और आते ही गड़बड़ कर रहा हो। मैं अपना गुस्सा नहीं निगल सकती। आज मैं अपना भविष्य दांव पर लगाऊंगी और उसके साथ शर्त लगाऊंगी। गोंगजिया की बात खत्म होने के बाद उसने दांत पीसते हुए चरण को गौर से देखा। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगी। यदि आपने अभी जो कुछ भी कहा वह बकवास है और आगामी शोध में मदद नहीं करता है, तो आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा। चरण ने सुना कि वह शर्त लगाने को तैयार है और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। चूंकि गोंगजिया ने सार्वजनिक रूप से उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं और उसे अपमानित किया था, इसलिए उसे मुंह के बल गिरने के लिए तैयार रहना चाहिए। बगल में खड़े जियांग जिनचैंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन गोंगजिया के गुस्से भरे भाव देखकर उसने अंततः उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। गोंगजिया को लगा कि वह चरण के प्रति पक्षपाती है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जियांग जिनचैंग को भी लगा कि चरण के सुझाव बहुत उचित थे। चूंकि गोंगजिया ने अपना भविष्य दांव पर लगाने पर जोर दिया था, इसलिए जियांग जिनचैंग के पास कोई विकल्प नहीं था। चूंकि तुम कहती हो कि तुम्हारे शब्दों से हर कोई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की नकल तेजी से कर सकता है, तो बात करते रहो। आज मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारे पास वास्तव में कितने सुझाव हैं। गोंगजिया ने अपनी बाहें छाती पर रख ली। उसकी ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी। उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था। चरण मुस्कुराया, गोंगजिया को नजरअंदाज किया और उस शोध कर्मचारी से बात करता रहा जिससे वह पहले बात कर रहा था। हालांकि जहां चरण ने पहले सिर्फ संकेत दिए थे, वहीं अब उसने सीधे मुश्किल सवालों के जवाब दे दिए। चरण के सामने खड़े शोध कर्मचारी के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर अचानक समझ आ गई। वे शोध कर्मचारियों में पहले से ही विशिष्ट थे और चरण के इशारे पर उन्होंने आसानी से विचारों को समझ लिया। तो बात ऐसी ही है, मैं समझ गया। मैं तुरंत शोध के लिए डेटा डाल दूंगा। शोध कर्मचारी उत्साहित लग रहा था और उसने जल्दी से दस्तावेज पर जानकारी दर्ज कर ली। गोंगजिया खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना मुंह बगल से चौड़ा कर लिया और गुस्से से शोध कर्मचारी को घूरा। लीशु, तुम उसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो? क्या तुम्हारी अपनी राय नहीं हो सकती? क्या तुम उसकी हर बात पर विश्वास करती हो? लीशु को अन्याय महसूस हुआ और उसने अपना बचाव करते हुए कहा, बहन जिया, समझदारी से काम लो। चरण ने जो कहा वह मेरे काम के लिए वाकई मददगार है। उसे निशाना मत बनाओ। मैं उसे निशाना बना रहा हूँ। गोंगजिया ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसने अन्य शोध कर्मचारियों की ओर देखा और सख्ती से पूछा, क्या आपको भी लगता है कि मैं उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ? क्या उसने जो कुछ भी आपको बताया है वह सब सही है?
गोंगजिया ने उपस्थित शोध कर्मचारियों से सवाल पूछे और उनके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। चरण ने किनारे से धीरे से कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह गलत है, तो आपको यहाँ मुझसे सिर्फ खोखले सवाल पूछने के बजाय सही समाधान बताना चाहिए। गोंगजिया चरण की टिप्पणी से अवाक रह गया, क्योंकि वह खुद उन समस्याओं से बेबस थी जिनका सामना शोध कर्मचारी कर रहे थे। उसने चरण को शोध कर्मचारियों से वाकपटुता से बात करते देखा था और उसे यह कुछ अप्रिय लगा था, इसलिए वह उसे परेशान करने के लिए कूद पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे मात दे देगी। मैं इसे हल नहीं कर सकती, गोंगजिया ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह दिखावा और छल नहीं करती। ठीक है गोंगजिया, चरण के सुझाव कारगर हैं या नहीं, ये तो हम उसके सुझावों के अनुसार शोध करके ही जानेंगे। यहाँ बेवजह बहस करने से सबका समय बर्बाद होगा। जियांग जिनचेंग ने गहरी आवाज में कहा, सब लोग काम पर लग जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ। हाँ टीम लीडर, सभी ने एक साथ जवाब दिया, मुड़े और अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट गए और काम पर लग गए। गोंगजिया ने चरण को गुस्से से घूरा, फिर मुड़कर चली गई। जियांग जिनचेंग ने यह दृश्य देखा और अनजाने में चरण की ओर देखा। उसने देखा कि चरण के चेहरे पर शांति थी, उसका पूरा शरीर अविचलित था। दोनों की तुलना करने पर अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। गोंगजिया, एक वरिष्ठ अधिकारी जो 5-6 साल पहले हथियार अनुसंधान विभाग में शामिल हुई थी, अभी भी इस युवक चरण की तरह अपना संयम बनाए नहीं रख पा रही थी। जियांग जिनचेंग ने मन ही मनाह भरी। टीम लीडर जियांग, लियू जिन्यू की आवाज दूर से आए और जियांग जिनचेंग ने मुड़कर उसकी ओर देखा। मंत्री लियू, क्या आप अभी फ्री हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लियू जिन्यू ने चरण की ओर देखा और जियांग जिनचेंग से कहा, क्या बात है? चलो बात करने तुम्हारे ऑफिस चलते हैं। लियू जिन्यू ने जियांग जिनचेंग का हाथ खींचा और उसे दूर खींच लिया। जियांग जिनचेंग के ऑफिस में पहुंचकर लियू जिन्यू ने जियांग जिनचेंग को चरण की स्थिति समझाई। आपने क्या कहा? जियांग जिनचेंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मैंने कहा था, चरण स्वतंत्र रूप से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर डिजाइन और विकसित कर सकता है। लियू जिन्यू ने बेबसी से दोहराया। ये कैसे संभव है? जियांग जिनचेंग हकलाया। इस साल चरण की उम्र कितनी है? वह इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? शायद यही एक प्रतिभाशाली और एक साधारण व्यक्ति के बीच का अंतर है। लियू जिन्यू ने आह भरी, खैर यही तो बात है। हथियार अनुसंधान विभाग में वह आगे जो भी करना चाहे, तुम बस पूरा सहयोग करो। ठीक है, मैं समझ गया। जियांग जिनचेंग अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी नज़र में वह जूनियर और नवागंतुक वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। चरण ने आज शोध कर्मचारियों को जो सुझाव दिए थे उनके बारे में सोचकर जियांग जिनचेंग के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। दोपहर में जब काम से निकलने का समय हुआ, चरण टीम लीडर जियांग के पास छुट्टी मांगने आया। कल दू यानलिन की ली वानकिंग से शादी होने वाली थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से शादी में शामिल होना था। टीम लीडर जियांग, मुझे कल कुछ काम है और मैं एक दिन की छुट्टी मांगना चाहता हूँ। वह जियांग जिनचेंग के सामने आया और बोला, जाओ। जियांग जिनचेंग ने अपने सामने चरण को देखा, उसके हाव भाव थोड़े मंद थे। चरण का आज ही गोंगजिया से झगड़ा हुआ था और अब उसने अचानक छुट्टी मांग ली। क्या वह नाराज हो सकता है? जियांग जिनचेंग को लियू जिन्यू की कही बात याद आई और उसका मन अचानक थोड़ा बेचैन हो गया। अगर यह प्रतिभाशाली व्यक्ति यूं ही भाग गया तो हथियार अनुसंधान विभाग को बहुत नुकसान होगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह अपनी मेज से उठा और चरण के पास गया। चरण, क्या आज गोंगजिया ने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? अगर तुम्हें उसके साथ काम करने में असहजता महसूस हो रही है तो मैं गोंगजिया को किसी और पद पर स्थानांतरित कर सकता हूँ। चरण ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं टीम लीडर जियांग, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे कल अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए एक दिन की छुट्टी लेनी होगी। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तुम कल निश्चिंत होकर शादी में जा सकते हो और परसों वापस आ सकते हो। जियांग जिनचेंग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए चरण की छुट्टी मंजूर कर ली। वह पूरे दिन गुप्त रूप से चरण पर नजर रख रहा था और उसने पाया कि जैसा कि लियू जिन्यू ने कहा था, चरण में अद्भुत प्रतिभा और क्षमता है। गोंगजिया के उकसाने से पहले चरण ने अन्य शोधकर्ताओं को केवल सूक्ष्म रूप से सलाह दी थी, अब वह खुले तौर पर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। शोध प्रयोगशाला में गोंगजिया जैसे बहुत कम लोग थे। जब दूसरे शोधकर्ताओं को चरण की बातें बहुत उचित लगती तो सभी विनम्रता से उसकी राय सुनते। जियांग जिनचेंग का चरण के प्रति रवैया भी शुरू से ही बदल गया था। अगर शुरुआत में ये चरण के शक्तिशाली बैकडोर संबंधों की वजह से था, तो अब वह सचमुच उसकी प्रतिभा को संजोता और सराहता था और उम्मीद करता था कि चरण की क्षमताओं का पूरा उपयोग हथियार अनुसंधान विभाग में हो सकेगा। चरण ने जियांग जिनचेंग का अभिवादन करने के बाद उठकर कार्यालय से बाहर निकल गया। जियांग जिनचेंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, थोड़ी राहत महसूस की।
उसे सचमुच डर था कि चरण नाराज होकर चला जाएगा। सौभाग्य से चरण गोंगजिया जितनी तुच्छ नहीं लग रही थी। गोंगजिया के बारे में सोचते हुए जियांग जिनचेंग की निगाहें गहरी और गंभीर हो गईं। हथियार अनुसंधान विभाग में शामिल होने के बाद पहले 2 वर्षों में गोंगजिया अपेक्षाकृत विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक थी, और अनुसंधान प्रयोगशाला में उसकी योग्यताएं उच्च मध्य श्रेणी की थीं। प्रयोगशाला में खुद को स्थापित करने के बाद वह धीरे धीरे कुछ घमंडी हो गई। पिछले 2 वर्षों में वह वास्तव में कुछ हद तक बेचैन और उतावली रही थी, अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गुट बनाकर कनिष्ठों और नए लोगों को दबाती रही। जियांग जिनचेंग ने आज चरण को उकसाते हुए भी देखा था। चरण के साथ उसकी शर्त के बारे में सोचते हुए जियांग जिनचेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसने मन ही मन सोचा कि इस बार गोंगजिया को सचमुच अपना हमशक्ल मिल गया है। खैर, उसे कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है। अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी जगह ऐसे अनुचित इरादों वाले लोगों से सबसे ज़्यादा परहेज करती है। चरण रात के खाने के समय पर डू परिवार के पास लौट आए। डू परिवार के साथ रात का खाना खत्म करने के बाद सभी लोग बैठक कक्ष में बैठकर कल की बारात पर चर्चा करने लगे। ली वानकिंग का मायका बीजिंग के नॉर्थ सिटी इलाके में था, जो डू परिवार से लगभग 1 दर्जन किलोमीटर दूर था, जो ज़्यादा दूर नहीं था। डू यानशु अभी तक अपने मिशन से नहीं लौटा था, इसलिए इस बार दुल्हन को लेने जाने वालों में चरण के अलावा डू यानलिन के 2 अच्छे दोस्त भी शामिल थे। फिर दूसरे चाचा के परिवार से डू यानफेंग और डू जियान भी दुल्हन को लेने गए। कल की बारात के कार्यक्रम पर चर्चा करने के बाद सभी ने बैठक कक्ष में लाल लिफाफे लपेटने शुरू कर दिए। 9 बजे वेन लिजुन ने चरण से प्रिया और केरान को आराम करने के लिए वापस ले जाने का आग्रह किया। चरण, प्रिया, तुम दोनों पहले केरान को आराम करने के लिए वापस ले जाओ। तुम्हें कल जल्दी उठना है। ठीक है। चरण और प्रिया ने जल्दी से सिर हिलाया, केरान को उठाया और चले गए। अपने छोटे से आंगन में लौटकर जहां वे रहते थे, चरण ने पहले प्रिया को नन्ही केरान को सुलाने में मदद की, फिर दोनों नहाने चले गए। बड़े बिस्तर पर लेटे हुए प्रिया चरण की बाहों में झुक गई और उससे पूछा कि क्या हथियार अनुसंधान विभाग में उसका काम ठीक चल रहा है। सब ठीक है, बस एक छोटा सा किरदार परेशान कर रहा है। चरण ने प्रिया से कुछ नहीं छिपाया और उसे बताया कि गोंगजिया उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सुनने के बाद प्रिया ने वह धर्मी क्रोध से भर गई और उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। वह सच में बहुत ज्यादा है। उसमें किसी सीनियर जैसा व्यवहार ही नहीं है। कोई बात नहीं, नाराज मत हो बीवी। अगर वह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहती है तो उसे देखना होगा कि वह असल में कितनी काबिल है। एक बार मेरी शर्त पूरी हो जाए तो उसे आज्ञाकारी होकर रिसर्च लैब से बाहर निकलना ही होगा। हम प्रिया ने जोर से सिर हिलाया, चरण की कमर को कसकर पकड़ते हुए। पतिदेव, मैं आपका साथ देती हूँ। चरण के होंठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे जैसे ही उसने प्रिया के सिर के पीछे के खूबसूरत बालों को प्यार से सहलाया और धीरे से कहा, सो जाओ, कल हमें जल्दी उठना है। ठीक है। प्रिया चरण की बाहों में झुक गई, एक आरामदायक स्थिति में आकर अपनी आंखें बंद कर लीं। चरण ने उसकी मीठी खुशबू सूंघी और उसका दिल शांत और स्थिर हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं और जल्दी ही सो गया। अगली सुबह 6 बजे चरण चुपचाप उठ गया। उसने प्रिया और केरान को परेशान नहीं किया, जिससे माँ और बेटी थोड़ी देर और सो सकीं। उठकर, नहा धोकर, दाढ़ी बनाकर, औपचारिक सूट पहनकर चरण मुख्य आंगन में गया। डू यानलिन और बाकी लोग पहले से ही गाड़ियां तैयार कर रहे थे। चरण के आने के बाद उसने शादी के सारे उपहार गाड़ियों में लादने में मदद की। नाश्ते के बाद वे दुल्हन को लेने के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। 8 बजे बारात उस मोहल्ले में पहुंची जहां ली वानकिंग का परिवार रहता था। बारात मोहल्ले में पहुंची और डू यानलिन सभी को दुल्हन को लेने के लिए ऊपर ले गया। ली वानकिंग के माता पिता दोनों विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, एक विद्वान परिवार से। यही वजह है कि वे ली वानकिंग जैसी उत्कृष्ट बेटी का पालन पोषण कर पाए। केवल 28 साल की उम्र में दोहरी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त, वह सबकी नज़रों में एक प्रतिभाशाली और उच्च बुद्धि वाली लड़की थी। ली परिवार मूल रूप से विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के लिए आवंटित छात्रावास में रहता था। उनके सामने वाला यह बड़ा फ्लैट ली वानकिंग ने 2 साल की मेहनत के बाद पूरा खरीदा था। वह बोवेन बायोमेडिकल में काम करती थी और जू मिंगलान उसे अच्छा वेतन देती थी। 1,20,000 युआन के वार्षिक वेतन, साथ ही लाभांश और साल के अंत में मिलने वाले बोनस के साथ ली वानकिंग हर साल लाखों युआन कमा सकती थी। बेशक डू यानलिन भी उत्कृष्ट था। डू कमांडर के सबसे बड़े बेटे और बीजिंग फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के सबसे कम उम्र के मुख्य सर्जन होने के नाते डू यानलिन का भी भविष्य उज्ज्वल था। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी थे। ली परिवार के रहने वाले तल पर पहुंचने पर गलियारा लाल कालीन से ढका हुआ था और दोनों तरफ बड़े बड़े लाल सी अक्षर चिपके हुए थे, जो असाधारण रूप से उत्सव जैसा लग रहा था। ली वानकिंग के माता पिता ने बारात को आते देखा और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डू यानलिन के उनका स्वागत करने के बाद वह ली वानकिंग के कमरे में गए।
चरण और अन्य लोगों ने ली वानकिंग का दहेज ले जाने में मदद की। डू परिवार ने एक उदार सगाई उपहार दिया और ली परिवार ने भी पर्याप्त दहेज दिया। दोनों पक्ष विनम्र और शिष्ट थे। जब तक चरण और अन्य लोगों ने ली वानकिंग का दहेज नीचे ले जाकर कार में रखा, तब तक डू यानलिन ने भी ली वानकिंग के माता पिता को अलविदा कह दिया था और ली वानकिंग के साथ जाने के लिए तैयार थे। ली वानकिंग के माता पिता ने अपनी बेटी को जाते हुए देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब जबकि उसकी शादी होने वाली थी, ली के माता पिता का दिल टूटना स्वाभाविक था। ली वानकिंग की आंखों में भी अनिच्छा दिखाई दी और उसने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, माँ और पिताजी, चिंता मत करो, यानलिन और मैं भविष्य में अक्सर आपसे मिलने आएंगे। ठीक है यानलिन, हम अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। ली वानकिंग की माँ की आंखों में अनिच्छा साफ झलक रही थी और वह बार बार डू यानलिन को समझा रही थी, माँ और पापा, चिंता मत करो, मैं वानकिंग का पूरा ख्याल रखूंगी और उसे अक्सर तुमसे मिलने लाऊंगी। डू यानशु ने गंभीरता से जवाब दिया। ली वानकिंग के माता पिता ने उन्हें नीचे जाते हुए देखकर सिर हिलाया। दुल्हन ली वानकिंग का स्वागत करने के बाद बारात डू परिवार के पास लौटने के लिए तैयार हो गई। उत्सव के संगीत के साथ काफिला धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था। इस समय डू परिवार का घर मेहमानों से भर चुका था। सभी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। वेन लिजुन और डू जेंगटिंग उत्साह से मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। प्रिया उस समय के रान को पकड़े हुए गो किंगचेंग से बातें कर रही थी। डू यानशु अभी भी किसी काम से बाहर था और डू यानलिन की शादी में शामिल नहीं हो सका था। जब दोनों बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने बाहर आंगन में चहल पहल की आवाज़ सुनी। पटाखों और उत्सव के संगीत की आवाज़ आपस में गूंज गई। सभी मेहमान आंगन में चले गए। डू यानलिन ने ली वानकिंग का हाथ थामा और सभी से घिरे हुए आंगन में कदम रखा। एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री, वे सुनहरे लड़के और जैद लड़की की जोड़ी जैसे लग रहे थे। वेन लिजुन और डू जेंगटिंग ये दृश्य देखकर उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। इसके बाद डू यानलिन और ली वानकिंग ने सभी के आशीर्वाद के तहत अपनी शादी की रस्म अदा की। पूर्वजों को प्रणाम करने और बड़ों को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए चाय देने के बाद ली वानकिंग को दुल्हन के कमरे में ले जाया गया। प्रिया, गो किंगचेंग और डू जियान उनके साथ गए। डू यानलिन मेहमानों का अभिवादन करने के लिए बाहर रहे। दोपहर 12 बजे शादी का भोज शुरू हुआ और डू यानलिन ली वानकिंग के साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को टोस्ट करते हुए गए। जीवंत माहौल के बीच कोई अचानक तेजी से आंगन में भागा, डू जेंगटिंग के पास आया और उसके कान में एक संदेश फुसफुसाया। ये खबर सुनकर शराब का गिलास पकड़े हुए डू जेंगटिंग का हाथ थोड़ा कांप गया। जंगल में ड्रग तस्करों पर नजर रखते हुए उसका अपनी टीम के सदस्यों से संपर्क टूट गया और अब तक उसे लापता हुए 8 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। विस्तृत स्थिति समझने के बाद डू जेंगटिंग के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने गहरी सांस ली और अपने अधीनस्थों को बचाव योजनाओं की एक श्रृंखला जारी की। सीमा रक्षकों और विशेष बलों को जंगल में भेजकर उसकी तलाश करो। तुम्हें उसे सुरक्षित वापस लाना ही होगा। जी हाँ, मुखिया। अपने अधीनस्थ को जाते देख डू जेंगटिंग ने आंगन में भरे मेहमानों की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। डू यानलिन और ली वानकिंग की शादी के खुशी के दिन डू यानशु के लापता होने की खबर आई। उसने हल्की सी आह भरी और फिलहाल इसे सबसे छिपाने का फैसला किया। खासकर गो किंगचेंग से। वह लगभग 6 महीने की गर्भवती थी। अगर उसे डू यानशु के लापता होने के बारे में पता चलता तो उसे डर था कि चिंता के कारण उसका गर्भपात हो सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एल्डर वेन और बाकी लोग तुम्हें पीने के लिए ढूंढ रहे हैं। वेन लिजुन वहां आया और डू जेंगटिंग को वहां स्तब्ध खड़ा देखकर जल्दी से बोला। डू जेंगटिंग बोलने ही वाला था कि वेन लिजुन ने पहले ही देख लिया कि उसके चेहरे के भाव थोड़े बदले हुए थे। क्या हुआ? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं। उसने अनजाने में अपनी नाक छू ली। झूठ बोल रही हो, वेन लिजुन ने भौहें चढ़ाईं। जब तुम्हें अपराधबोध होता है तो तुम अनजाने में अपनी नाक छू लेती हो। डू जेंगटिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं तुमसे सचमुच कुछ नहीं छिपा सकती। उनकी शादी को कई साल हो गए थे और वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। आखिर हुआ क्या था? यानशु एक मिशन के दौरान प्राचीन जंगल में लापता हो गया। डू जेंगटिंग ने वेन लिजुन को संक्षेप में स्थिति बताई। वेन लिजुन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी आंखें उसकी चिंता को छिपा नहीं पा रही थीं। चिंता मत करो, मैंने वहां तैनात सैनिकों को उसकी तलाश में मदद करने के आदेश दे दिए हैं। मुझे विश्वास है कि उसका पता बहुत जल्द मिल जाएगा। डू जेंगटिंग ने उसे दिलासा देने के लिए कहा। वेन लिजुन भी ऐसी ही थी जिन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया था। हालांकि वह अपने बेटे के लिए चिंतित थीं, फिर भी वह शांत रह सकीं। अतीत में डू जियानजुन और डू जेंगटिंग जब युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्हें भी जानलेवा परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। सैन्य परिवारों की महिलाओं को ज्यादा कष्ट सहना पड़ता था और उनकी मानसिक दृढ़ता कमजोर हो गई थी। अभी इस बारे में किसी और को मत बताना, खासकर किंगचेंग को।
अगर उसे पता चल गया तो। माँ और पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वेन लिजुन और डू जेंगटिंग बात कर ही रहे थे कि उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। वेन लिजुन की पीठ तुरंत अकड़ गई। उसने सिर घुमाया और देखा कि गो किंगचेंग कुछ ही दूरी पर खड़ा था। किंगचेंग, हम। वेन लिजुन झिझकी, खबर छुपाना चाहती थी। हालांकि गो किंगचेंग बुद्धिमान और संवेदनशील थी और उसने उनके चेहरों से कुछ संकेत पहले ही देख लिए थे। क्या यानशु को कुछ हुआ है? उसने भौहें चढ़ाईं। उसकी निगाहें वेन लिजुन की आंखों पर टिक गईं। पूछताछ के दौरान वेन लिजुन को झूठ बोलना मुश्किल लगा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अभी अभी खबर आई है कि यानशु एक मिशन के दौरान लापता हो गया है। गु किंगचेंग लड़खड़ा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर वेन लिजुन जल्दी से आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। किंगचेंग, चिंता मत करो, यानशु सौभाग्यशाली है। वह निश्चित रूप से सुरक्षित लौट आएगा। गु किंगचेंग ने अपने होंठ काटे और धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा था कि वह बहुत जल्द वापस आ जाएगा। वह मुझे धोखा नहीं देगा। उसे इस तरह देखकर वेन लिजुन का दिल दुख गया। उसने गु किंगचेंग को सहारा दिया और डू जेंगटिंग से कहा, मैं पहले किंगचेंग को आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस ले जाऊंगी। तुम जाकर यानलिन को मेहमानों को विदा करने में मदद करो। डू जेंगटिंग ने अपनी बहू और उसकी सास को जाते हुए देखकर धीरे से सिर हिलाया। मेहमानों को विदा करने के लिए उठने से पहले वह कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर रुके। जब तक सभी मेहमानों को विदा किया गया तब तक दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे। इस समय तक सभी को डू यानशु के लापता होने की खबर मिल चुकी थी। गु किंगचेंग और वेन लिजुन के अलावा बाकी सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। उनकी भौहें तन गई थीं। बीजिंग यूनान सीमा से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। वे बस घर बैठे खबर का इंतजार कर सकते थे। आखिरकार डू जेंगटिंग ने पहले ही इंतजाम कर लिया था और खोज और बचाव दल डू यानशु का पता लगाने में लगे थे। लेकिन जब तक डू यानशु नहीं मिल जाता तब तक कोई पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकता था। क्या हुआ अगर? हर कोई मन ही मन दुआ कर रहा था कि डू यानशु सकुशल लौट आए। हथियार अनुसंधान विभाग प्रयोगशाला में गोंगजिया ने चारण को आज न आते हुए देखा। उसके चेहरे पर बहुत आत्मसंतुष्टि थी। उसने जानबूझकर कई अन्य शोधकर्ताओं के सामने चारण का नाम लिया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। देखो, वह चारण आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हा, कितना बेतुका है। उसे शायद डर है कि उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वह चुपके से भाग गया। प्रोफेसर गोंग, मुझे नहीं लगता कि चरण उस तरह का इंसान है। हो सकता है उसने किसी काम से छुट्टी ली हो। लीजू, शोधकर्ता जिसे कल चरण से मार्गदर्शन मिला था, ने जल्दी से चरण की तरफ से बात की। वो सिर्फ 2 दिन से हथियार अनुसंधान विभाग में है। वो कौन सी छुट्टी ले रहा है? मुझे लगता है उसे बस यही चिंता है कि उसकी बकवास के बुरे नतीजे निकलेंगे, इसीलिए वो आने की हिम्मत नहीं कर रहा। गोंगजिया ने ठंडी सांस ली। उसकी नज़र दूसरों पर एक चेतावनी लिए हुए थी। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम उसके कहे अनुसार शोध करने पर अड़े रहे और कुछ गलत हो गया तो इससे सिर्फ समय बर्बाद होगा और शोध की प्रगति प्रभावित होगी। गोंगजिया की बातें सुनकर बाकी शोधकर्ता चुप हो गए। दरअसल कल चरण के सुझावों की बदौलत उनके शोध में पहले ही कुछ प्रगति हो चुकी थी। गोंगजिया के आक्रामक व्यवहार ने सभी को उससे असंतुष्ट कर दिया था। चरण ने आज एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी ले ली है। गोंगजिया, प्रयोगशाला में अफवाहें मत फैलाओ। एक स्पष्ट आवाज आए और जियांग जिनचेंग वहां आया। उसकी नज़र गोंगजिया पर ठंडी पड़ गई। अपने कार्यस्थलों पर वापस जाओ। काम के घंटे तुम्हारे इकट्ठा होने, गपशप करने और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने के लिए नहीं हैं। उसके शब्द बहुत सख्त थे, जिससे गोंगजिया को लगा कि वह पीछे नहीं हट सकती। हाँ, मैं समझती हूँ, टीम लीडर जियांग। उसकी आंखों में अनिच्छा की एक झलक दिखाई दी। गोंगजिया ने जियांग जिनचेंग का विरोध करने की हिम्मत नहीं की और केवल नाराज होकर चली गई। हालांकि उसके दिल में चरण के प्रति उसकी नाराजगी दोगुनी हो गई और साथ ही वह जियांग जिनचेंग से भी नाराज होने लगी। वह नहीं जानती थी कि जियांग जिनचेंग चरण की रक्षा क्यों कर रहा था, लेकिन चरण ने उससे एक शर्त लगाई थी। जब तक वह ये साबित कर सकती है कि चरण के पिछले शब्द शोध में मददगार नहीं थे, वह वैध रूप से चरण को भगाने में सक्षम होगी। डू परिवार का आंगन। जैसे जैसे शाम ढलती गई, लिविंग रूम में हर कोई 3-4 घंटे से बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन यूनान गुइजोउ सीमा से डू यानशु के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं थी। वह जितना अधिक समय तक गायब रहा, उसकी स्थिति उतनी ही खतरनाक होती गई। आदिम जंगल में किसी को नहीं पता था कि उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सब लोग पहले खाना खाते हैं, डू जियांगुओ ने गहरी आवाज में कहा। यानशु को बहुत भाग्य का आशीर्वाद मिला है, वह ठीक हो जाएगा। डाइनिंग रूम में पहुंचने पर हालांकि डू यानशु की चिंता के कारण उनकी भूख कम थी, फिर भी सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया। आज डू यानलिन और ली वानकिंग की शादी का दिन था, लेकिन ऐसी घटना घट गई जिससे नवविवाहित ली वानकिंग भी चिंतित हो गए। वेन लिजुन को बहुत खेद हुआ।
रात के खाने के बाद उन्होंने डू यानलिन से कहा कि वे पहले ली वानकिंग को आराम करने के लिए उनके कमरे में वापस ले जाएं। और प्रिया, चरण, तुम दोनों भी रानरान को आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस ले जाओ। अगर यांशु के बारे में कोई खबर होगी तो मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगी। प्रिया ने धीमी गुनगुनाहट के साथ अपनी आंखें दृढ़ करते हुए कहा, माँ, मुझे विश्वास है कि दूसरा भाई निश्चित रूप से सुरक्षित लौट आएगा। आप सभी को भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है। वेन लिजुन की आंखें मात्र स्नेह से भर गईं। एक माँ का दिल उसके बच्चे से जुड़ा होता है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह अभी भी जीवित है। चरण और प्रिया के रान को वापस अपने कमरे में ले गए। प्रिया बिस्तर पर बैठकर अपनी बेटी को दूध पिला रही थी, विचारों में खोई हुई। चरण जानता था कि वह डू यांशु के बारे में चिंतित थी, इसलिए वह जल्दी से चलकर प्रिया के पास बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया के कंधों पर हाथ रखा, बिना कुछ बोले, बस चुपचाप उसका साथ देता रहा। थोड़ी देर बाद छोटी के रान ने खाना खत्म किया, जम्हाई ली और थोड़ी नींद में दिखी। छोटी बच्ची पेट भर खाने के बाद सोना चाहती थी। चरण ने उसे डकार दिलाने में मदद करने के बाद उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। दंपति लिविंग रूम में आए। प्रिया को लगातार भौहें चढ़ाते देख चरण ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे की झुर्रियों को सहलाया। उसने धीरे से आह भरी और कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे बस लगता है कि बड़े भाई और भाभी को और भी ज्यादा तकलीफ होगी। अगर उनकी शादी के दिन दूसरे भाई को सचमुच कुछ हो गया तो वे जिंदगी भर अपने दिल की इस गांठ को सुलझा नहीं पाएंगे। चरण प्रिया की भावनाओं को समझ सकता था। उसने प्यार से प्रिया का सिर सहलाया और धीरे से कहा, पिताजी ने पहले ही लोगों को उस इलाके में बचाव के लिए भेज दिया है। मुझे लगता है दूसरे भाई की खबर बहुत जल्द वापस आ जाएगी। ज्यादा मत सोचो। दंपति एक दूसरे से लिपटकर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। रात के 9 बजे आखिरकार डू यांशु की खबर आ गई। एक नौकर जल्दी से दौड़कर प्रिया और चरण को खबर देने आया। तीसरी मिस, दामाद जी, दूसरे यंग मास्टर की खबर है। चरण और प्रिया की आंखें तुरंत चमक उठीं और वे जल्दी से मुख्य आंगन की ओर चल पड़े। जहां तक सो रही छोटी के रान की बात है, उन्होंने नानी को अभी उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया। दोनों जल्दी से मुख्य आंगन के बैठक कक्ष में पहुंचे तो देखा कि घर और आंगन जगमगा रहे थे और लगभग पूरा डू परिवार मौजूद था। कैसा हाल है? क्या तुम्हें मेरा दूसरा भाई मिल गया? प्रिया के दरवाजे से अंदर आते ही उसने जल्दी से पूछा। प्रिया, चिंता मत करो, तुम्हारा दूसरा भाई ठीक है। वेन लिजुन मुस्कुराया और जल्दी से प्रिया और चरण को बताया। जब बचाव दल ने आपके दूसरे भाई को घने जंगल में पाया तो वह उस ड्रग तस्कर को वापस खींच रहा था। उसे कुछ मामूली चोटें आईं, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं है। चूंकि उसने ड्रग तस्कर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और मिशन पूरा कर लिया, इसलिए उसे अगले 1-2 दिन में वापस आ जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। प्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। चरण ने भी राहत की सांस ली। उसने ऊपर देखा और सभी के चेहरों पर मुस्कान देखी। शुक्र है, ये सिर्फ एक गलत अलार्म था। सभी ने थोड़ी देर तक उत्साहपूर्वक बातें की और ये देखकर कि देर हो रही है, वे आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट आए। आखिरकार आज डू यानलिन और ली वानकिंग की शादी की रात थी। शुक्र है कि डू यांशु की सुरक्षा की खबर आ गई, अन्यथा युगल निश्चित रूप से अपनी शादी को पूरा करने के मूड में नहीं होते। चरण और प्रिया अपने कमरे में लौटने के बाद उन्होंने प्यार से सो रही छोटी के रान को देखा और उनके चेहरों पर स्नेह के भाव दिखाई दिए। लेटते ही प्रिया को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए चरण ने उसके माथे को चूमा और फुसफुसाया, पत्नी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रिया ने अपने होंठ टेढ़े कर दिए। आंखें बंद करने से पहले उसने चरण के होंठों को एक बार चूमा, ये जानते हुए कि डू यांशु ठीक है। आखिरकार सभी को अच्छी नींद आ सकती थी। आंखें बंद करते हुए चरण तेजी से स्वप्नलोक में चला गया। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम में इकट्ठा हुए। डाइनिंग टेबल पर ली वानकिंग के साथ घर और भी ज्यादा गर्म और जीवंत लग रहा था। नाश्ता खत्म करने के बाद चरण हथियार अनुसंधान विभाग में काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। कल उसे 1 दिन की देरी हो गई थी, इसलिए आज उसे फिर से देरी नहीं हो सकती थी। चरण का समय कीमती था और वह इसे और बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अब से शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की प्रगति में तेजी लाएगा। लियू जियानचुन चरण को हथियार अनुसंधान विभाग ले गया। चरण को छोड़ने के बाद वह वापस चला जाएगा, फिर वह दोपहर में चरण को लेने वापस आएगा। चरण कार से उतरकर हथियार अनुसंधान विभाग के मुख्य द्वार में चला गया। चूंकि जियांग जिनचेंग ने उसके लिए पास बनवा दिया था, इसलिए वह आराम से अंदर बाहर आ जा सकता था। जब वह प्रयोगशाला पहुंचा तब तक 8 भी नहीं बजे थे और कुछ ही शोधकर्ता आए थे। चरण को देखकर ये शोधकर्ता जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए चले गए। चरण, आपने जो विचार पहले प्रस्तावित किया था वह मेरे लिए बहुत मददगार था, धन्यवाद। हाँ, आपके सुझाव को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिछले विचार भटक गए थे। सौभाग्य से आपने मुझे याद दिलाया। जब वे बातचीत कर रहे थे, गोंग जिया ने पानी का कप पकड़े हुए प्रवेश किया।
सभी को चरण के चारों ओर इकट्ठा बातें करते और हंसते हुए देखकर उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। चरण, क्या तुम अब भी आने की हिम्मत करते हो? उसकी आवाज़ तीखी थी, जिसने तुरंत सभी की बातचीत को शांत कर दिया। चरण ने अपना सिर घुमाया, गोंद जिया के उग्र भाव को देखा और अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया। ये पिस्सू आज खेल से बाहर होना चाहिए। मैं आने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? क्या ये हथियार अनुसंधान विभाग आपके परिवार द्वारा चलाया जाता है? ओह! चरण के इस रवैये से गोंद जिया भड़क उठी। उसने चरण को घूरते हुए कहा, हालांकि हथियार अनुसंधान विभाग मेरे परिवार का नहीं है, फिर भी यहाँ हर किसी के पास गहन ज्ञान और चयन के लिए असाधारण क्षमता है। हम तुम जैसे बेशर्म लोग नहीं हैं, जो संपर्कों और पिछले रास्तों पर निर्भर रहते हैं। संपर्कों के जरिए अंदर आना एक बात है, लेकिन प्रोफेसरों और शिक्षकों के सामने दिखावा क्यों? कितनी बेशर्मी है। ओह, मैं समझ गई, तो तुम मुझसे जल रहे हो। गुस्से से भरे गोंद जिया की तुलना में चरण का चेहरा शांत था, और जब उसने ये कहा तो उसके होठों पर एक मुस्कान भी थी। आपको जलन हो रही है कि मेरे पास एक शक्तिशाली समर्थक है, और आपको इस बात से भी जलन हो रही है कि मैं उन समस्याओं को हल कर सकता हूं जिन्हें आप नहीं कर सकते, इसलिए आप असंतुलित हैं और परेशानी ढूंढ रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। आप ये ठीक है। गोंद जिया, अपनी कुत्ते जैसी आंखें चौड़ी खोलो, अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच के अंतर का एहसास कराऊंगा। जब चरण ने ये कहा तो उसका स्वर तिरस्कार से भरा था। गोंद जिया का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उसने चरण की ओर इशारा किया, उसकी आंखों से आग उगल रही थी, लगभग उसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में सचमुच क्या क्षमताएं हैं। उसने गहरी सांस ली, चरण को घूरा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। प्रयोगशाला में मौजूद बाकी शोधकर्ताओं के चेहरे पर बेबसी और कड़वी मुस्कान थी। वे गोंद जिया और चरण के बीच के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सबका मन बदल गया है। सब अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट आए और काम करने लगे। जब जियांग जिनचैंग प्रयोगशाला में पहुंचा तो उसने देखा कि चरण एक मेज पर बैठा तेजी से लिख रहा है, मानो कुछ लिख रहा हो। उसने झुककर उन शब्दों को देखा जो चरण अपनी नोटबुक में लिख रहा था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, जियांग जिनचैंग के चेहरे पर गंभीरता आती गई। चरण जो लिख रहा था वह ठीक यही था कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तकनीक और रहस्यों को सही और प्रभावी ढंग से कैसे दोहराया जाए। जियांग जिनचैंग को थोड़ा झटका लगा। चरण वाकई एक प्रतिभाशाली इंसान था। चरण जानता था कि जियांग जिनचैंग उसके पीछे खड़ा देख रहा है, और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह मेज पर सीधा बैठ गया, शोधकर्ताओं के सामने आने वाली सभी समस्याओं को सूचीबद्ध किया और समाधान। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पीछे खड़ा जियांग जिनचैंग और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। चरण ने सभी मुख्य तकनीकी समस्याओं को लिखने के बाद अपना बॉलपॉइंट पेन नीचे रख दिया। एक साथ 7-8 पृष्ठ लिखने के बाद उसे अपनी कलाई में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी कलाई हिलाई, सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े जियांग जिनचैंग से कहा, टीम लीडर जियांग, कृपया मेरे लिए ड्राइंग टूल्स का एक सेट ढूंढ दीजिए। मुझे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के गोपनीय कंपोनेंट ब्रेकडाउन डायग्राम बनाने हैं। ये सुनकर जियांग जिनचैंग का मुंह अनायास ही खुला का खुला रह गया। वाह वाह, उसने अपने मन के उत्साह और रोमांच को दबाते हुए जल्दी से किसी को बुलाकर उन्हें तैयार करवाया। ये सुनकर कि चरण ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के ब्रेकडाउन डायग्राम बनाने वाला है, प्रयोगशाला के सभी शोधकर्ता दंग रह गए। उनके पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का मैनुअल तो था, लेकिन वे पूरा डिज़ाइन ब्लूप्रिंट या ब्रेकडाउन डायग्राम नहीं बना पा रहे थे। चरण ने सच में कहा था कि वह इसे बनाएगा, क्या वह पागल था? गोंद जिया ने जब सुना कि चरण ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन ब्लूप्रिंट बनाने वाला है, तो उसकी आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव था। वह सबके पीछे पीछे गई और चरण के डिज़ाइन बनाने का इंतजार करने लगी। जल्द ही ड्राइंग टूल्स का एक पूरा सेट और कोरा कागज़ लाया गया। चरण ने अपनी कलाई को बढ़ाया, ड्राइंग टूल्स उठाए और कोरे कागज़ पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। चित्र बनाना एक ऐसा काम था जिसमें चरण अभ्यास से निपुण हो गया था। जैसे ही पेंसिल से कागज़ पर रेखाएं खींची गईं, भागों का प्रोटोटाइप कागज़ पर दिखाई देने लगा। चरण ने पैमाने के अनुसार चित्र बनाए, आयामों और भागों के नामों को चिन्हित किया। जैसे ही प्रत्येक भाग का आरेख बनाया गया, चरण के पीछे इकट्ठा हुए सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। सभी के मुंह खुले के खुले थे और उनकी आंखों में चरण के लिए प्रशंसा और ईर्ष्या झलक रही थी। भीड़ के बीच गोंद जिया ने चरण को गौर से देखा। चरण के हाथों से एक एक करके मशीन के भागों के आरेख बनते देख गोंद जिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। चरण की ओर उसकी निगाहें भय और संदेह से भरी थीं। क्यों? वह इतना छोटा था। वह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के मशीन भागों के टूटने के आरेख इतनी कुशलता से कैसे बना सकता था? चरण की कुशल गतिविधियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन और अनुसंधान में भाग लिया हो। गोंद जिया को दिल की गहराइयों से डर लगा। उसने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में झुंझलाहट और पछतावे की झलक थी।
अगर उसे पहले से पता होता कि चरण इतना ताकतवर है तो वह उसे बिल्कुल नहीं उकसाती। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के पुर्जों के टूटने के बहुत सारे आरेख थे, इसलिए चरण पहले कुछ मुख्य भागों को चित्रित करने का विकल्प चुना। लगातार कई चित्र बनाने के बाद चरण को लगा कि उसकी कलाई थक रही है, इसलिए वह रुक गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि भीड़ उसे घेरे हुए है। सबके मुंह खुले के खुले थे और उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव थे। चरण ने असहाय होकर अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये जानते हुए कि इस बार उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन इससे क्या? वह देश के शस्त्र अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र अनुसंधान विभाग में आया था। गोंगजिया के उकसावे से चरण बहुत नाराज हुआ। वह गोंगजिया के मुंह पर जोर से वार करके उसे अनुसंधान विभाग से बाहर कर देना चाहता था। टीम लीडर जियांग, आप पहले ये चित्र और अनुसंधान एवं प्रयोग के लिए मुख्य तकनीकों का सारांश ले जाए। अगर बाद में आपके कोई प्रश्न हो तो आप सीधे मुझसे मिल सकते हैं। चरण ने चित्रों को व्यवस्थित किया और उन्हें जियांग जिनचेंग को सौंप दिया। जियांग जिनचेंग ने अपनी उत्तेजना और रोमांच को दबाते हुए जल्दी से उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अच्छा चरण, पहले आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। उन्होंने चित्र लिए और कुछ शोधकर्ताओं को एक बैठक में बुलाया। चरण खिड़की के पास गया, बाहर के नज़ारे को निहारते हुए अपनी आंखों को आराम देने की तैयारी कर रहा था। यहाँ हथियार अनुसंधान विभाग एक बड़े क्षेत्र में फैला है और चरण दूर हरे भरे पेड़ों और फूलों की क्यारियों को देखता रहा, खिड़की के बाहर के दृश्य का आनंद ले रहा था। सम्मेलन कक्ष में जियांग जिनचेंग ने चरण द्वारा दिए गए डिज़ाइन चित्र और तकनीकी सारांश लिए और सभी के साथ एक छोटी बैठक की। उन्होंने प्रत्येक शोधकर्ता को कार्य सौंपे। सभी के जाने के बाद केवल गोंगजिया और जियांग जिनचेंग ही बचे। गोंगजिया के चेहरे पर चिंता के भाव थे। वह खड़ी हुई और जियांग जिनचेंग से पूछा, टीम लीडर जियांग, क्या आप मुझे काम देना भूल गए? गोंगजिया, आप 6 साल से हथियार अनुसंधान विभाग में हैं, है ना? जियांग जिनचेंग ने शुरू किया, जब आप पहली बार यहाँ आए थे तो आप विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक थे, अपने वरिष्ठों का सम्मान करते थे, लगन से ज्ञान ग्रहण करते थे और शोध के प्रति जुनूनी थे। लेकिन अब आपका क्या हाल है? चरण एक नए व्यक्ति हैं, हाँ, लेकिन जब तक उनकी बातें समझ में आती हैं तब तक सभी उनके सुझावों को मानेंगे। आप उन्हें नापसंद क्यों करते हैं? आप बार बार उन्हें क्यों परेशान करते हैं? जियांग जिनचेंग द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर गोंगजिया का चेहरा बेहद खराब हो गया। वह चरण को क्यों निशाना बना रही थी? क्योंकि वह असंतुलित महसूस कर रही थी। जब वे पहली बार आए थे तो सभी को अपने वरिष्ठों के सामने विनम्र और सतर्क क्यों रहना पड़ा था? उसने यहाँ 6 साल काम किया था और आखिरकार एक अनुभवी बन गई थी। वह भी चाहती थी कि लोग उसकी चापलूसी करें। वह अपने दिल में इन विचारों को जानती थी, लेकिन वह जियांग जिनचेंग को सच नहीं बता सकती थी। टीम लीडर जियांग, मैंने जानबूझकर उसे निशाना नहीं बनाया, मुझे बस चिंता थी कि उसके बेपरवाह सुझाव सबके लिए मुसीबत बन जाएंगे। गोंगजिया अभी भी अपना बचाव करना चाहती थी, लेकिन जियांग जिनचेंग ने उसे सीधे टोक दिया। चारान ने तथ्यों के साथ साबित कर दिया है कि वह उतना निकम्मा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। गोंगजिया, क्या तुम्हें अब भी चारान के साथ अपनी शर्त याद है? टीम लीडर जियांग, गोंगजिया ने अविश्वास के भाव के साथ कहा, क्या आप मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं? कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, आप ही हैं जिन्होंने चरण के लिए मुश्किलें खड़ी करने की जिद की थी। जियांग जिनचेंग का स्वर बहुत शांत था। मैं मना करता हूँ। गोंगजिया ने गुस्से से पूछा, मैं इतने सालों से हथियार अनुसंधान विभाग में हूँ और मैंने सबके साथ कितने हथियारों पर शोध किया है। मैंने हथियार अनुसंधान विभाग में इतना योगदान दिया है, क्या आप मुझे अब ऐसे ही बाहर निकाल देंगे? जियांग जिनचेंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। गोंगजिया, मैं अभी भी तुम्हें थोड़ा सा सम्मान दे रहा हूँ। मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि तुमने हथियार अनुसंधान विभाग में क्या किया है। अगर तुम स्वेच्छा से इस्तीफा दे दो तो मैं तुम्हारी बची खुची इज्जत भी बचा सकता हूँ। उसके शब्द सुनकर गोंगजिया की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जियांग जिनचेंग का क्या मतलब था? उसने सहज ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गहरी सांस लेते हुए उसका चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, मैं समझ गई, मैं इस्तीफा दे दूंगी। ये कहकर गोंगजिया ने जियांग जिनचेंग को प्रणाम किया, फिर उठकर जल्दी से चली गई। उसे पीछे हटते देख जियांग जिनचेंग ने धीरे से आह भरी। अगर गोंगजिया ने अपना मूल इरादा बनाए रखा होता और शोध पर ध्यान केंद्रित किया होता तो वह इस स्थिति में कैसे पहुंचती? पिछले 2 सालों में वह लगातार बेचैन होती जा रही थी, यहाँ तक कि कभी कभी दूसरे शोधकर्ताओं के काम का श्रेय लेने की कोशिश भी करती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि जियांग जिनचेंग ने इसे आगे नहीं बढ़ाया था। अब उसने चारण को भड़का दिया था। चारण कौन था? वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो स्वतंत्र रूप से विमान डिजाइन और शोध करने में सक्षम था। मंत्री को भी सावधान रहना पड़ा। अगर चारण नाराज होकर चला गया तो जियांग जिनचेंग को इसका बहुत पछतावा होगा। इसलिए गोंगजिया को जाना पड़ा।
उसके जाने के बाद ही चारण को स्पष्टीकरण दिया जा सका। दोपहर के समय जियांग जिनचैंग चरण को लंच के लिए कैफेटेरिया ले गया। कतार में लगकर खाना खाने के बाद दोनों रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठ गए। जियांग जिनचैंग ने उत्सुकता से पूछा, चरण, क्या तुम्हें विमान की गहरी समझ है? मुझे लगता है तुम कह सकते हो कि यह ठीक है। चरण ने हरी सब्जियों का एक निवाला लिया और जवाब दिया, बच्चा, अगर तुम में काबिलियत है तो उसे दिखाओ, छिपाओ मत। हमारे देश को अभी प्रतिभा की जरूरत है। जियांग जिनचैंग ने चरण पर अपनी आंखें घुमाईं। हमारी रिसर्च लैब प्रतिभा को दबाती नहीं है। जब तक आप में क्षमता है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम, ठीक है। चरण ने सिर हिलाया। उसके सहयोगी व्यवहार ने जियांग जिनचैंग को अनायास ही हंसी से लोटपोट कर दिया। ओह, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, गोंग जिया ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। जियांग जिनचैंग ने चरण को गोंग जिया के इस्तीफे के बारे में बताया। ओह, यह अच्छी बात है। चरण मुस्कुराया, अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए। स्वाभाविक रूप से वह खुश था कि वह परेशान करने वाला व्यक्ति अब आसपास नहीं था। दोपहर के भोजन के बाद जैसे ही चरण प्रयोगशाला में लौटा, उसे कई शोधकर्ताओं ने घेर लिया। चरण, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। पहले मुझे जल्दी है। अरे बुड्ढे, मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। मैं पहले यहाँ था। सभी ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल पड़े और तुरंत वहाँ अफरा तफरी मच गई। चरण का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और सबको चुप रहने का इशारा किया। सब लोग जल्दी मत करो। तुम्हारे जो भी सवाल हों, जब तक मुझे जवाब पता है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। उसकी बातें सुनकर भीड़ में भगदड़ मच गई। हर कोई अपने सवाल लेकर चारण से पूछ रहा था। चारण को यूजियान बुक स्टोर में जवाब मिल गए और उसने उन्हें विस्तार से समझाया। उन्हें पता भी नहीं चला कि दोपहर का भोजन अवकाश बीत गया और सभी अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट आए और अब भी उत्सुकता से अपना शोध जारी रखने के लिए तत्पर थे। चारण ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, प्रयोगशाला में अपना रुतबा बढ़ाया और हर कोई उसकी मदद लेने को तैयार था। वह इधर उधर घूमता रहता और ज़रूरतमंद हर किसी की मदद करता। जियांग जिनचैंग तेजी से आगे बढ़ रहे शोध प्रोजेक्ट को देख रहा था। उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गई थीं। चारण वाकई एक अनमोल खजाना था। मंत्री के कार्यालय में चेन ज़ेयुवान ने लियू जिन्यू की रिपोर्ट सुनी और हंसे बिना नहीं रह सका। लगता है वो शुरू से ही कम प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि जियांग जिनचैंग के विभाग में कोई इतना अंधा है कि चरण को भड़का देगा। इसीलिए उसने सीधे अपनी क्षमताएं दिखाईं और उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। हाँ, ये चरण वाकई दिलचस्प है। लियू जिन्यू के होठों पर भी मुस्कान आ गई। टीम लीडर जियांग ने कहा कि चरण की मदद से हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हम ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की एक एक करके नकल कर लेंगे। बहुत बढ़िया। हमने इसे उस समय विदेश से खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में बहुत शक्तिशाली कार्य हैं। अगर हम और उत्पादन कर सकें तो पठार पर सैनिकों को आपूर्ति की समस्या की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चेन ज़ेयुवान के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। ये सचमुच हमारा सौभाग्य है कि हमारे हुआक्सिया में इतनी प्रतिभा है। बूढ़े चेन, शायद आपको अभी तक ये पता नहीं है, लेकिन चरण कृषि विज्ञान संस्थान में एक विशेष सलाहकार भी हैं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कीटनाशकों, उर्वरकों और विभिन्न कृषि यंत्रों पर लगातार शोध किया है, जिससे कृषि में बहुत बड़ा योगदान मिला है। उन्हें इंजीनियरिंग अकादमी के शिक्षाविद के रूप में पहले ही चुना जा चुका है। लियू जिन्यू ने चेन ज़ेयुवान को बताया कि उन्हें क्या पता चला था। क्या? चेन ज़ेयुवान बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि विज्ञान और तकनीक में चरण की असाधारण प्रतिभा और क्षमता पहले से ही काफ़ी आश्चर्यजनक थी। अब लियू जिन्यू उसे बता रहे थे कि चरण एक कृषि प्रतिभा भी थे और देश द्वारा एक शिक्षाविद के रूप में सम्मानित भी किए गए थे। ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षाविद की मानद उपाधि केवल उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने देश और उसकी जनता के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया हो। हे भगवान, उस व्यक्ति का दिमाग ऐसा कैसे विकसित हुआ? बूढ़े मुखिया का पोता दामाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चेन ज़ेयुवान ने अपने दिल की गहराइयों से कहा। डिंगलिंग, मेज़ पर रखे टेलीफोन की घंटी बजी और चेन ज़ेयुवान ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। नमस्ते, बूढ़े मुखिया। दूसरी तरफ से आवाज़ पहचानते हुए चेन ज़ेयुवान जल्दी से अपनी कुर्सी से उठे, बिल्कुल सीधे खड़े हुए और बहुत ही सम्मानपूर्वक फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक तेज़ आवाज़ आई। छोटे चेन, मेरा पोता दामाद कुछ दिनों से आपके शोध विभाग में है। वह आपके लिए बोझ तो नहीं रहा है? डू जियांगुओ ने यह फ़ोन इसलिए किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अचानक शोध विभाग में शामिल हुए चरण को धमकाया जा सकता है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन किया। डू जियांगुओ का सवाल सुनकर चेन ज़ेयुवान अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। चारान बोझ क्यों है? शायद उसने सोचा होगा कि उनके कर्मचारी ही उसे रोक रहे हैं। उसने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और जल्दी से कहा, नहीं नहीं ओल्ड चीफ, चारान यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसने हमारी बहुत मदद की है। वह हथियार विकास में बहुत प्रतिभाशाली है।
डू जियांगुओ चरण के लिए उसकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ और खुद को हंसने से नहीं रोक सका। यह अच्छी बात है जब तक वह तुम्हारे लिए बोझ नहीं है। चेन ज़ेयुआन ने उनसे काफ़ी देर तक बातचीत की और जब ओल्ड चीफ ने चरण की स्थिति समझ ली तभी उन्होंने फ़ोन बंद किया। फ़ोन रखते ही चेन ज़ेयुआन अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं पाया। ओल्ड चीफ को चरण की बहुत चिंता थी। उन्होंने ये जानने के लिए एक खास फ़ोन भी किया कि क्या चरण अपने आप को ढाल सकता है। शुक्र है कि उनके शोध विभाग में गोंगजिया जैसे घमंडी लोग ज्यादा नहीं थे। उन्होंने चरण को पूरी तरह से नाराज नहीं किया था, वरना वे न सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रतिभा खो देते बल्कि ओल्ड चीफ का कोप भी झेलते। अगले 2 दिनों तक चरण दिन में हथियार अनुसंधान विभाग में रहे और शोधकर्ताओं को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के विकास और निर्माण में मदद की। शाम को वह प्रिया और उसकी बेटी के साथ समय बिताने के लिए डू परिवार के पास लौट आते। 2 दिन बाद डू यानशु यून्नान की सीमा से लौटे। डू जेंगटिंग को अपने मिशन का विवरण देने के बाद वह सबसे पहले डू यानलिन और ली वानकिंग को बधाई देने गए। फिर उन्होंने गु किंगचेन को, जो डर गए थे, सावधानीपूर्वक सांत्वना दी। इस बार डू यानशु का आदिम जंगल में मादक पदार्थों के तस्करों का पीछा करना बेहद खतरनाक था। अगर वह असाधारण रूप से कुशल न होते और जंगल में जीवित रहने और जंगल की लड़ाई का समृद्ध अनुभव न रखते तो शायद वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाते। जिस दिन डू यानशु लौटे सभी लोग एक खुशी भरे पुनर्मिलन भोज के लिए एकत्र हुए। खाने की मेज पर जब चरण की हथियार अनुसंधान विभाग में वर्तमान नौकरी का जिक्र हुआ तो डू जियांगुओ के स्वर में गर्व की लहर दौड़ गई। उस छोटे चेन ने हमारे चरण की इतनी तारीफ की सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। चरण, तुमने सचमुच हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। बूढ़े को खुश देखकर चरण भी मुस्कुराया और बोला, दादाजी, मैं न सिर्फ हमारे परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूँ बल्कि भविष्य में देश का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। डू जियांगुओ ने ताली बजाई और हंसा, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। बाकी सब भी मुस्कुराए, किसी ने चरण की बात को मजाक में नहीं लिया। आखिरकार वह उस समय हथियार अनुसंधान विभाग में काम कर रहा था और उसका काम ही ज्यादा उन्नत हथियार बनाना था। अगर वह सचमुच कामयाब हुआ तो भविष्य में देश का नाम रोशन करेगा। रात के खाने के बाद सब लोग सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। डू यानशु भी पिता बनने वाला था, इसलिए उसने केरान को कसकर पकड़ लिया और पहले से ही बच्चे की देखभाल के गुर सीख लेना चाहता था। हालांकि वह अकेले युद्ध का राजा था, जंगल का एक बाघ, और उसकी मारक क्षमता इतनी प्रबल थी कि नन्ही केरान उससे थोड़ी डर गई। उसकी बाहों में उसके नन्हे हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे और उसका मुंह परेशानी से फूला हुआ था। बेशक इसका कारण डू यानशु का बच्चे को गोद में लेने का गलत आसन भी था। आखिरकार उसके हाथ चाकू और बंदूकें पकड़ने के आदी थे और बच्चे को गोद में लेने की उसकी हरकतें वाकई अकड़ गई थीं। वाह टिल्ड, नन्ही केरान ने अपना मुंह चौड़ा किया और उसकी बाहों में रो पड़ी। डू यानशु तुरंत घबरा गई और उसने मदद के लिए चरण और प्रिया की ओर देखा। वो रो रही है। क्या उसने पेशाब किया या शौच, या उसे भूख लगी है? उसके घबराए हुए भाव को देखकर सब हंसे बिना नहीं रह सके। चरण मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और बच्ची को डू यानशु की गोद से ले लिया। उसने नन्ही केरान को गोद में लिया और धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा और बच्ची का रोना बंद हो गया। वो अब भी लोगों को पहचानती है। डू यानशु की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारी गोद में वो इतनी अच्छी तरह से व्यवहार क्यों कर रही है? बच्चे गंध के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वे दूसरों की तुलना में अपने माता पिता पर ज्यादा निर्भर होते हैं, चरण ने मुस्कुराते हुए कहा। डू यानशु ने अपनी गोद में देखा और नन्ही केरान आज्ञाकारी भाव से अपनी उंगली कुतर रही थी, बिना किसी परेशानी के। उसने गु किंगचेन के उभरे हुए पेट पर नजर डाली और उसकी आंखें और भी नर्म हो गईं। उसका और गु किंगचेन का बच्चा भी 4 महीने में पैदा होने वाला था। सबकी बातचीत के दौरान धीरे धीरे बात डू वेईवेई पर आ गई। इस बार डू वेईवेई डू यानलिन और ली वानकिंग की शादी में भी शामिल हुईं। हालांकि शादी में शामिल होने के बाद वह जल्दी में चली गईं। डू होंगेंग एक सेनेटोरियम में रह रही थी, कभी विक्षिप्त कभी बेहोश, और उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अब जब डू वेईवेई ने उन्हें स्वीकार कर लिया था तो वह एक बच्चे के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। काम के घंटों के अलावा वह आमतौर पर सेनेटोरियम में डू होंगेंग के साथ रहती थी, उनकी देखभाल करती थी और ली क्वानवेई को सही रास्ते पर ले जाती थी। जब डू होंगेंग का जिक्र होता था तो सभी जानबूझकर चुप हो जाते थे। आखिरकार उन्होंने प्रिया और वेन लिजुन को 20 साल से ज्यादा समय तक अलग रखा था। उनके पाप गहरे थे और इस जीवन में कभी नहीं धुल सकते थे। प्रिया, वेन लिजुन और अन्य लोग उन्हें माफ नहीं कर सकते थे। ... एक हफ्ते बाद चरण ने हथियार अनुसंधान विभाग को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के निर्माण की तकनीकी योजना को अंतिम रूप देने में मदद की। सैन्य कारखाने ने प्रोटोटाइप का आधिकारिक उत्पादन शुरू कर दिया। इस परियोजना को पूरा करने के बाद चरण ने हथियार अनुसंधान विभाग को अन्य हथियार उपकरणों को उन्नत बनाने में मदद की।
उनके यूजियान बुक स्टोर में हथियारों के हर संस्करण का विस्तृत रिकॉर्ड मौजूद था। बहुत उन्नत हथियार डिजाइनों को वर्तमान तकनीक से नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए चरण शोधकर्ताओं को धीरे धीरे ही सुधार करने में मदद कर सकते थे। एक समय में 1 या 2 संस्करणों में हथियारों को उन्नत करना अभी भी संभव था। किसी देश के समृद्ध और शक्तिशाली बनने के लिए एक क्रमिक प्रक्रिया की भी आवश्यकता होती है। चरण जब भी हथियार अनुसंधान विभाग में रहते थे, लगभग हर दिन हथियारों को उन्नत और संशोधित किया जाता रहता था। हर कोई उसे ऐसे देखता था मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। खासकर जियांग जिनचेंग। अब जब भी चरण रिसर्च लैब में होता, वह लगभग लगातार उसके पीछे पीछे चलता। पहला, इससे चरण के साथ हथियारों के विकास और शोध में बेहतर सहयोग मिलता, और दूसरा, चरण के साथ रहने से उसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। कुछ मानक हथियारों को उन्नत और संशोधित करने के बाद चरण ने लड़ाकू विमानों पर अपनी नजरें गड़ा दी। चरण की मदद से हथियार अनुसंधान विभाग ने मूल जान 8 लड़ाकू विमान को उन्नत किया और आधिकारिक तौर पर इसे जान 8-2 लड़ाकू विमान में बदल दिया। जान 8-2 लड़ाकू विमान को एक उच्च ऊंचाई, उच्च गति वाले लड़ाकू विमान में उन्नत किया गया, जिससे विमान की मध्यम से निम्न ऊंचाई पर गतिशीलता में सुधार हुआ और इसके हथियार लोडिंग, अग्नि नियंत्रण प्रणाली और हवाई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेहतर बनाया गया। इससे लड़ाकू विमान को मध्यम से निम्न ऊंचाई पर बेहतर लड़ाकू क्षमताएं और सभी मौसमों में अवरोधन और हमला करने की क्षमताएं प्राप्त हुईं। तकनीकी समाधान प्रदर्शन पूरा होने के बाद चरण के पास अस्थायी रूप से कुछ खाली समय था। आखिरकार आगे का उत्पादन और निर्माण कार्य सैन्य कारखाने को सौंप दिया गया था और उसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया और नन्ही के रान अपने 100 दिन पूरे करने वाली थी। चूंकि उनका परिवार उस समय बीजिंग में था, इसलिए उन्होंने केरान के 100 दिन के भोज का आयोजन बीजिंग में करने की तैयारी की। बेशक उन्हें झांग होंगलेई और वांग यानजू को भी सूचित करना था, जो दूर जिंग शहर में थे। चारण ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन करके इस बारे में बताया और झांग होंगलेई और वांग यानजू ये सुनकर काफी निराश हुए कि केरान का 100 दिन का भोज बीजिंग में होगा। बेटा, तुम कब वापस आ रहे हो? हमने इतने समय से रानरान को नहीं देखा, हमें उसकी बहुत याद आती है। थोड़ी देर में, बीजिंग में मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, चारण ने सोचा, फिर बोला। ठीक है, जब तुम वापस आओ तो रानरान को हमसे मिलने जिंग शहर जरूर लाना। वांग यानजू ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं अपना काम जल्दी खत्म करके प्रिया और केरान को आपसे मिलने जिंग सिटी वापस ले आऊंगा। झांग होंगलेई और वांग यानजू के साथ बातचीत खत्म करने के बाद चरण डू परिवार के साथ नन्हे के 100 दिन के भोज पर चर्चा करने गया। डू परिवार नन्हे केरान के 100 दिन के भोज को बहुत महत्व देता था। पिछली बार जब नन्हे का पूर्णिमा भोज था तो डू जियांगुओ, डू जेंगटिंग और डू यानशु सभी व्यस्त थे और शामिल नहीं हो सके थे। इस बार बीजिंग में आयोजित इस 100 दिन के भोज का आयोजन वे खुद कर पाए। वेन लिजुन ने खुद सब कुछ संभालने की तैयारी की और सबको काम सौंप दिया। डू यानलिन और डू यानशु भाइयों को आयोजन स्थल की सजावट, भोज आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। डू जेंगटिंग को मेहमानों के लिए निमंत्रण पत्र लिखने की जिम्मेदारी दी गई। चरण और प्रिया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस नन्ही केरान की अच्छी देखभाल करनी थी। 9 नवंबर 10वें चंद्र मास का 8वां दिन। आज नन्हे केरान के 100 दिन के भोज का दिन था। डू परिवार का आंगन लालटेन और झंडियों से सजा हुआ था, जिससे उत्सव का माहौल था। नवजात शिशु के 100 दिन पूरे होने की खुशी में और उसके स्वस्थ विकास व दीर्घायु की कामना के लिए 100 दिन का भोज आयोजित किया जाता है। नन्हे केरान के 100 दिन के भोज के लिए डू परिवार ने कई मेहमानों को आमंत्रित किया था। चारण के बीजिंग प्रवास के दौरान बीजिंग के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पहले ही पता चल गया था कि डू परिवार का दामाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे भी नन्हे केरान के 100 दिन के भोज में शामिल होकर उसके लिए उपहार और आशीर्वाद लेकर उसके प्रति